नमस्कार, स्वागत है ई पोस्टल कोचिंग के संकल्प 2025 बैच में। आपको याद होगा लास्ट हमने ये टॉप 13 क्लॉजेस पढ़े थे। आज हम अब आगे के कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप सबको सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में और इससे छोटा नोट्स आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। जो एग्ज़ाम में आना है एग्जैक्टली उतना ही पढ़ाएंगे, बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। एक्स्ट्रा मटेरियल दे के आपका बहुत बोझ बड़ा नहीं करेंगे। वैसे ही आप लोग ड्यूटी करते हैं, ऑफिस की काम करते हैं, घर के काम करते हैं, तो हमारा कोई मकसद नहीं है आप लोगों को कंफ्यूज करना बड़े बड़े मटेरियल्स देके कि हम ये देते हैं हम वो देते हैं। कम से कम मटेरियल रखेंगे। बस आपको ये याद रखना है, हमारे कोचिंग का मंत्रा या सक्सेस का मंत्रा एक ही है। ठीक है, मटेरियल जो होगा वो लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेड मटेरियल, बट रिवीजन जो आप लोग करेंगे वो मल्टीपल टाइम और बार बार करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। सब जो आप लोगों का स्टडी मटेरियल है या जो भी आप लोगों का रिसोर्सेज है उसको हम हमेशा लिमिटेड रखेंगे। ठीक है, और रिवीजन जो करेंगे मल्टीपल टाइम करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार करेंगे ताकि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाए। अभी जो हमने आपको पहले कुछ लेक्चर्स दिए हैं उनको भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, बार बार देखना है जब तक अच्छे से समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 14th क्लॉज से आज शुरू करेंगे और 14th क्लॉज में हम आपको बता दें ये है हमारा जो टॉपिक फिक्टिशियस स्टम्प। ठीक है, फिक्टिशियस स्टम्प क्या होता है तो आपको बता दें, ये होता है आपका नकली या काल्पनिक डाक टिकट। ठीक है, तो जो नकली डाक टिकट है या काल्पनिक डाक टिकट है क्या इस्तेमाल कर सकता है? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये रट्टा मार लीजिएगा, हर साल आता है। अगर हमने इस्तेमाल किया तो क्या होगा, तो आपको बता दें आईपीसी सेक्शन 263 ए ये जो कानून है इस क्लॉज के अंदर आप लोगों को जो है कानून के तौर पे जो भी अब सज़ा है वो मिलेगी। ठीक है, तो काल्पनिक या नकली टिकट जो फिक्टिशियस टर्म है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर करते हैं तो ये 263 ए आईपीसी सेक्शन के तहत आप लोगों को सज़ा मिलेगी। पर कुछ जगह पे आप लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे अलाउड है? देखिए, जो फिलेटेलिक पब्लिकेशन होते हैं, ठीक है, फिलेटेलिक पब्लिकेशन हो गया यानी दार्शनिक जो प्रकाशन होता है उसमें चित्रण प्रयोजनों के लिए अनुमति है, इलस्ट्रेशन के लिए कि दिखा, वो भी ब्लैक एंड वाइट में आप लोग नकली टिकट दिखा के कि हाँ हमने ये जारी किया था एक टाइम पे या इस तरह से, तो ओरिजिनल नहीं है। तो इस तरह से हम बस पब्लिकेशन दिखाने के लिए, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये है पोस्टिंग। ठीक है, जनरल रूल एज टू पोस्टिंग, यानी पोस्ट किस तरह से हमें करना होता है। जब हम आर्टिकल को पोस्ट करते हैं तो उसकी पैकिंग करती होती है, सील मारना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा 15th क्लॉज जो पैकिंग कैसे करना है ये बताता है। तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी एक पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी आर्टिकल जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसमें कितने डेट स्टम्प लगते हैं, दिनांक मुहर। तो आपको बता दें, कभी भी कोई लेटर, पैकेट या पार्सल एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा रहा हो तो वहाँ पे दो डेट स्टम्प लगेंगे। एक लगेगा बुकिंग पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, जहाँ से बुक किया गया है, और एक लगेगा डेस्टिनेशन, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम दो लगता ही लगता है, और इसके बीच में ना जाने कितने सारे लगे, ठीक है, और भी लग सकता है उसके बीच में, पर वो नहीं, क्वेश्चन ये आएगा कि मिनिमम कितने डेट स्टम्प लगते हैं। तो मिनिमम ये दो लगेंगे ही लगेंगे, गंतव्य का और बुकिंग का। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पैकिंग के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग कवर का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कोई भी ग्लास आइटम, ठीक है, यानी कि कांच का कोई सामान बेचते हैं, जैसे हम लोग एयरपोर्ट में ले जाते हैं सामान, तो एयरपोर्ट में क्या होता है, जब भी कांच का सामान होता है, कीमती सामान होता है, मान लीजिए कांच का कोई बोतल है आपने पैक कर लिया, तो आप बोल देंगे वहाँ के ग्राउंड स्टाफ को कि, या फिर जो टिकट वाले स्टाफ है टिकट रिजर्वेशन में, कि इसमें हमने ग्लास का सामान रखा है। तो उन लोग एक बाहर एक पर्ची लगा देंगे जिसमें लिखा रहेगा फ्रजाइल। ठीक है, यानी ये कोमल सामान है और ये टूट सकता है। बट पोस्ट ऑफिस में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर आपने कोई भी ग्लास आइटम भेजा है तो ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सेफली पहुँचे, पोस्ट ऑफिस कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ठीक है, चलिए आगे बताया जा रहा है, जब भी आप लोग पैकिंग करेंगे तो एक इस तरह से पैकिंग करेंगे कि जो अंदर वाला पार्ट है उसको आप वैक्स क्लोथ, ठीक है, वैक्स क्लोथ एक कपड़ा जो है मोम के कपड़े का, उसको अंदर की तरफ रखेंगे और बाहर की तरफ
पेपर से आप लोग कवर कर देंगे ताकि स्टम्प लग जाए। तो ये क्या बता रहे हैं, वैसे फॉलो तो नहीं करता कोई, पर आपको याद रखना है जब भी हमें पैकिंग करनी है तो पहले वैक्स क्लॉथ होगा, ठीक है, और इसके ऊपर ये वैक्स क्लॉथ से इसको कवर कर लिया, कोई भी सामान है आपका, फिर इसके ऊपर हो जाएगा आपका पेपर। पेपर से हम लोग उसको पैक कर लेंगे। पेपर से इसलिए पैक करेंगे ताकि यहाँ पे स्टम्प वगैरह लग पाए, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स बता रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो फॉलो कोई कस्टमर करता नहीं, बट ठीक है चले। नेक्स्ट है, कोई शार्प एज नहीं होना चाहिए, कोई तेज़ धार नहीं होना चाहिए आर्टिकल की पैकिंग में कि किसी को चोट पहुंचे, ठीक है। तो ये हो गया पैकिंग कैसे करना है भेजने के लिए। अब देखते हैं सील कैसे करता है। तो सीलिंग का प्रोसेस इस तरह से रहेगा। पहले तो आपको याद रखना है किसी भी तरह का सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल नहीं करना है अनरजिस्टर्ड लेटर पैकेट के बाहर, ठीक है। मुहर लगाने का जो सीलिंग वैक्स होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किया भी है तो जो है ये अगर सीलिंग का जो है प्रोसेस जो रहेगा, अगर इसमें आप लोगों ने सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल कर दिया है तो टिश्यू का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और स्पेशली इंटरनेशनल आर्टिकल में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आर्टिकल को हमने पहले पैक किया, फिर उसके ऊपर सील लगा दी गई, ठीक है। एक तो मोम का सील होता था, आप लोगों को पता है पहले क्या करते थे, इस तरह से मोम का जो है ये गिरा देते थे, तो उसको सीलिंग वैक्स कहते हैं, पर इसमें बोला नॉर्मल सीलिंग होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्लॉज है 17, और ये बता रहा है कि कॉइन अगर हमें सिक्के भेजने हैं, सिक्के में और भी चीज़ें आ जाती है जैसे कॉइन, बुलियन। बुलियन क्या होता है, बुलियन होता है सोने की बिस्किट, ठीक है, बिस्किट शेप का जो होता है इसमें सोना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रीशियस स्टोन यानी कीमती पत्थर, ज्वेलरी, आभूषण और गोल्ड या सिल्वर का कोई आर्टिकल हो गया, या बैंक और करेंसी नोट हो गया। करेंसी नोट वगैरह और कॉइन वगैरह अगर भेजना है तो हम इसको इनलैंड पोस्ट से भेज सकते हैं, नहीं पर इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इंश्योर्ड करके भेजना होता है, ठीक है। इसमें इंश्योरेंस की फ़ीस लगती है और इसको इंश्योरेंस करके भेजना होता है, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 18, और ये बोल रहा है कि लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स क्या होता है, तो आप सभी को बता दें, समझीन ने देखा है, और लेटर बॉक्स पोस्ट ऑफिस का जब भी नाम आता है तो कहीं ना कहीं आंखों के सामने लेटर बॉक्स आता है, पोस्टमैन आते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले से हम देखते हैं। तो लेटर बॉक्स में आप लोग क्या क्या भेजते हैं, लेटर बॉक्स में लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड, ठीक है, ये तीनों जो है फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स भेजते हैं और साथ में पैकेट भी भेज सकते हैं। अब ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ जब हम भेजेंगे तो फुल्ली प्रीपेड करके उसको भेजेंगे। फुल्ली प्रीपेड भेजना होता है, जो पोस्टेज है या फिर कोई लेट फीस भी अगर लगी है तो पूरा डाक शुल्क अदा करके उसको भेजना होता है। फ्रैंक आर्टिकल कभी भी लेटर बॉक्स में नहीं डालना होता है, ये हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 19, पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स। स्पेशल लेटर बॉक्स जो होता है, विशेष लेटर बॉक्स, उसमें क्या क्या चीज़ें भेजी जाती है। तो आपको बता दें, जो स्पेशल लेटर बॉक्स अभी तो बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं है कि ये आजकल सिस्टम है कि नहीं, उसमें फॉर एक दो टाइप्स होते थे। एक होता था सिर्फ लेटर के लिए जिसमें लेटर और पोस्ट कार्ड डाला जाता था, और एक एयरमेल QMS आर्टिकल्स के लिए होता था ये स्पेशल लेटर बॉक्स, ठीक है। इसमें नेम ऑफ द टाउन और पिन कोड डालना ज़रूरी होता था, ठीक है। और कोई आर्टिकल इसमें नहीं डाल सकते थे, जैसे ही कोई आर्टिकल उस लेटर स्पेशल लेटर बॉक्स में डालते थे तो उसका डिटेंशन हो जाता था, ठीक है, रोक दिया जाता था उसको। तो ये चीज़ याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 20, और ये प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल आर्टिकल इन बल्क, ठीक है। तो आपको बता दें, दो तरह के आर्टिकल हम यहाँ पे बांट सकते हैं। एक होता है जो जनरल पब्लिक के लिए नॉर्मल आर्टिकल्स होता है, ठीक है, हमने किसी नॉर्मली व्यक्ति ने डाल दिया। एक होता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह के लिए होता है या सरकार के इसके लिए होता है, वो होता है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, ठीक है, उसको कहते हैं आधिकारिक डाक लेख। तो इस तरह से हम अगर बांटना चाहे तो बांट सकते हैं, और ये जो टॉपिक अभी आया है वो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के ऊपर आया है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारियों वगैरह के लिए होता है, वो भी हायर ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, 20th क्लोज में ये बोला जा रहा है, प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल आर्टिकल, ठीक है, मतलब ऑफिशियल आर्टिकल बहुत सारा आ गया, बहुत सारा, ठीक है, बहुत बड़ा आ गया, बहुत सारा आ गया, तो वो कैसे भेजेंगे, किस तरह से पोस्ट किया जाएगा। तो आप सभी को बता दें, इसको बाई हैंड भेजना होता है, ठीक है, बाई हैंड भेजना होता है, और ये आपके पोस्ट ऑफिस या वैन के विंडो यानी काउंटर में होगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और
इसमें पोस्ट ऑफिस के नो ऑब्जेक्शन भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स एक साथ आएंगे, बल्क में आएंगे तो दिक्कत हो सकती है, और इनको फुल्ली प्रीपेड भेजना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। ऐसे आर्टिकल जिसमें स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है या दी जाती है उनको। तो आपको बता दें, फर्स्ट पॉइंट देखिए, रजिस्टर्ड आर्टिकल, वैल्यू पेबल पोस्ट और इंश्योर्ड आर्टिकल जो होते हैं, ये चीज़ है जो है फर्स्ट जो कैटेगरी है, इनको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है। कैसे देता है? इसको पोस्ट ऑफिस काउंटर में लेके आया जाता है, फिर पोस्ट किया जाता है। और इसको कब लेके आएंगे? 30 मिनट बिफोर क्लोजिंग। काउंटर क्लोज होने से 30 मिनट पहले आप लोगों को लेके आना पड़ेगा। एंड में लेके आएंगे तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, और मेंशन भी करना होगा एड्रेस के टॉप साइड में कि ये इसमें ये रजिस्टर्ड लेटर है या वीपी आर्टिकल है या इंश्योर्ड आर्टिकल, इस तरह से मेंशन आप लोगों को करना पड़ता है। तो ये जो कुछ आर्टिकल अभी हमने बताए फर्स्ट कैटेगरी के, रजिस्टर्ड लेटर, वीपी, इंश्योर्ड, इनको इस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी जो है वो है एयरमेल आर्टिकल की। वो भी वो एयरमेल आर्टिकल जिनकी जो स्टम्प की डाक टिकट की वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, मतलब कीमती डाक टिकट है, महंगे है वाले। तो उसके लिए जो स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है या ख़ास ट्रीटमेंट दी जाती है वो है कि उसको डीफेस्ड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सेंडर। ठीक है, सेंडर के सामने ही उसके स्टम्प को डीफेस किया जाता है। ठीक है, तो उसको कैंसिल किया जाता है। तो वो इसके बाद आगे ऑनवर्ड ट्रीटमेंट ट्रांसमिशन होता है। तो ये कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है, हमने आपको बताया कुछ आर्टिकल को इस तरह से हम ये प्रोसीजर रहता है। तो ये स्पेशल प्रोसेस रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 22nd पॉइंट, बहुत नॉन इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बताता है कि डिज़ायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली। सुबह सुबह पोस्ट क्यों करना होता है या जल्दी पोस्ट करना क्यों होता है जब पोस्ट ऑफिस खुलता है? देखिए, तो इसमें रेकमेंड किया जाता है जितने भी पब्लिक है, बेसिकली पीओ गाइड 1 जो है एक तरह से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए तो बनाया है, लेकिन उससे ज़्यादा ये पब्लिक के लिए बनाया है कि पीओ गाइड 1 पढ़ो और रूल्स एंड रेगुलेशन समझो। पर कोई पब्लिक पढ़ता है नहीं वो गाइड को। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जब भी आपको आर्टिकल भेजना है, पोस्ट ऑफिस में आना है, तो वो आप लोग सुबह का टाइम, डे टाइम में आइए जल्दी। जब पोस्ट ऑफिस खुलता है तो अर्ली यानी सुबह के टाइम पे आके उसको पोस्ट कर दीजिए। अगर शाम को आते हैं तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, एक तो डिले तो होगा, या तो अगर लेट में आए तो अगले दिन भेजा जाएगा, या इसमें डिटेंशन भी रखा जा सकता है, यानी इसको जब्त करके रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन, ये है मैनर ऑफ अफिक्सिंग स्टम्प, यानी डाक टिकट को चिपकाने का तरीका। वैसे तो बहुत आसान है और सभी को पता है, तो इसमें अलग से पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। वैसे तो आप सभी को पता है, ये हो गया आपका एक पोस्टल आर्टिकल, मान लीजिए लेटर वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे आपका डाक टिकट आता है, सभी को पता है, यहाँ पे एड्रेस होता है। तो ये कौन सा साइड हुआ? तो ये होता है आपका राइट हैंड साइड, टॉप कॉर्नर में इसको चिपकाया जाता है। और सवाल पूछा जाता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बॉटम, मतलब कहाँ पे? तो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में इसको चिपकाया जाता है। कहाँ के? एड्रेस साइड के। ठीक है, एड्रेस साइड में, ऐसा नहीं कि पीछे लगा दिया। ठीक है, और स्टम्प जो होगा इसको अलग से पर्ची में नहीं लगा सकते, इसको बिल्कुल उसी के ऊपर लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो नॉन पोस्टल स्टम्प होता है। ठीक है, जैसे कोई पर्ची हो गया, कोई सील मार्क या कुछ इस तरह का अलग सा स्टम्प हो गया, जो एक डाक टिकट नहीं है, क्या वो अलाउड है? तो आपको बता दें किसी भी तरह का नॉन पोस्टल स्टम्प अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ मिनिमम स्टम्प। ठीक है, डाक टिकट का न्यूनतम संख्या का उपयोग। हम जब भी ट्राई करेंगे किसी भी आर्टिकल में, कोशिश करेंगे कि जो डाक टिकट लगे वो 1-2 मिनिमम लगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना लगे। ऐसा नहीं कि पूरा इन्होंने पूरा ही भर दिया। तो इसमें बताया जा रहा है 25th क्लॉज में कि जब भी हम डाक टिकट लगाएंगे वो मिनिमम लगाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है उसका भी काम बढ़ा देगा, गिनने में लग जाएगा कि कितने का है वो। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन, ये है मेथड ऑफ एड्रेस। एड्रेस कैसे लिखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं अब, तो उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, कौन कौन से सुसज्जित किए जाने वाले विवरण क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से डिटेल्स आपको देनी होती है। देखिए,
अगर आप लोग करेक्ट एड्रेस भरते हैं बिल्कुल सही तरीके से, अभी हम बताएंगे कैसे करेक्ट एड्रेस भरा जाता है, एड्रेस में क्या क्या डालना होता है। अगर आप करेक्ट एड्रेस डालते हैं तो डिलीवरी फास्ट होती है, कोई तरह की इंक्वायरी नहीं होगी रास्ते में, और ईजी से ईजीली ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप लोगों को अच्छे से भेजना है और फास्ट तरीके से, तो हमेशा जो पोस्ट टाउन है वो ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल में लिखना है और अंडरलाइन करना है पोस्ट टाउन को। ठीक है, जो टाउन है उसको। तो ये चीज़ याद रखना है, सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन से चीज़ को हमें ब्लॉक लेटर करना होता है, तो वो पोस्ट टाउन होता है। ठीक है, अंडरलाइन और ब्लॉक लेटर में लिखना है। ठीक है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं सही तरीका क्या होता है किसी भी आर्टिकल को अगर सही तरीके से पहुंचाना है जल्दी फास्ट, एड्रेस कैसे लिखेंगे। देखिए, टाउन की बात करें, अर्बन एरिया की, शहर की बात करें, तो सबसे पहले आएगा नेम ऑफ एड्रेस ही। ठीक है। इसके बाद प्रोफेशन लिख सकते हैं, हाउस नंबर लिख सकते हैं, स्ट्रीट लिख सकते हैं, लोकेलिटी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर पोस्ट बॉक्स का नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ पोस्ट टाउन, और फिर जैसे हमने बोला था कैपिटल कर देना और अंडरलाइन कर देना, फिर पिन, उसके साथ पिन कोड। ठीक है। या फिर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भी आप लोग डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप टाउन के लिए लिखेंगे तो इस तरह से सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ रखेंगे। अब अगर हम बात करें रूरल एरिया की, तो पोस्ट ऑफिस में रूरल एरिया की तो अलग ही खासियत है, अहमियत है, इम्पोर्टेंस बहुत है। तो रूरल एरिया में अगर भेजना है तो थोड़ा स्पेसिफिकली अच्छे से ध्यान दे के देखिएगा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नेम ऑफ़ द एड्रेस ही सेम। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए फादर और हस्बैंड का नाम लिखना है। शहर में नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन रूरल एरिया में फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। प्रोफेशन लिख सकते हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट लिख सकते हैं, विलेज का, गांव का नाम भी लिखना है, नेम ऑफ़ पोस्ट ऑफिस लिखना है, उसके साथ पिन कोड डाल देना है। ठीक है। अगर पिन कोड आपको नहीं पता तो तालुक और तहसील लिख देना है, और एंड में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख देना है इस तरह से। ठीक है। देखिए, टाउन में भी लास्ट में स्टेट तो लिखता है, इसमें मेंशन नहीं है पीओ गाइड में, मतलब ये एक जनरल बॉडी है। इस तरह से अगर आप लोग लिखेंगे तो जल्दी जाएगा। तो यहाँ से सवाल आ जाता है कभी कभी, इनमें से कोई एक पॉइंट लिख के बता देंगे कि रूरल में क्या क्या लिखा जाता है, ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर हो जाएगा, किसी किसी में कभी एक कट जाएगा। तो ये सीक्वेंस भी याद करके चले जाना आप लोग। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन आर्टिकल। अब आ जाता है, देखिए ये छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन आर्टिकल क्या होता है, जो भी आर्टिकल अगर हमें किसी अपने रिश्तेदार को बाहर अमेरिका, रशिया, कहीं और भेजना है तो वो फॉरेन आर्टिकल हो गया। ठीक है। और बाहर से भी अगर हमारे देश में आए वो भी फॉरेन आर्टिकल ही कहलाएगा। अब जब भी हम फॉरेन आर्टिकल में एड्रेस लिखते हैं तो आपको याद रखना है उसमें जो अक्षर होगा, जो लेटर होगा, वो रोमन में होगा, और अगर संख्या की बात करें, फिगर की बात करें, तो वो अरेबिक में होगी। अब ये सवाल हमेशा पूछा जाता है तो इसको कैसे भी करके याद कर लीजिए। जो लेटर होंगे ABCD यानी जो अल्फ़ाबेट या लेटर जो होता है वो हमेशा रोमन में होगा, इसको रट लीजिएगा। और जो संख्या होती है 1 2 3, ठीक है, ये जो फिगर होते हैं या न्यूमेरिकल होते हैं इसको हम लोग लिखेंगे अरेबिक में। ठीक है। इस तरह से लिखा जाना चाहिए। अब लिखते हैं नहीं लिखते ये नहीं पता, लेकिन ये गाइड के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखा जाना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा कंसेशनल रेट, रियायती दर क्या होता है। देखिए, बुक पोस्ट की बात करें, ब्लाइंड लिटरेचर की बात करें, इस तरह के आर्टिकल्स में देखिए बुक पोस्ट पढ़ाई के काम की आती है और ब्लाइंड लिटरेचर अंधे व्यक्तियों के लिए होता है। अब ये लोगों को अगर भेजना, ये चीज़ अगर भेजनी है तो इसमें एक कंसेशन डिपार्टमेंट दे देता है। चलो सहानुभूति कर लिया, ठीक है, कि किसी के तो काम आए पोस्ट ऑफिस। तो पहले के टाइम पे तो पोस्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखता था कि अगर बुक किसी को पढ़ने के लिए चाहिए, बहुत गरीबी थी उस टाइम पे, तो इन पे कंसेशन दे देते हैं। उसी तरह किसी अंधे व्यक्ति को कुछ चाहिए, कोई आर्टिकल चाहिए, वो ब्लाइंड लिटरेचर के थ्रू भेज सकता था। अब उसमें भी उसको फ़ायदा है। तो इन चीज़ों में रियायती यानी कंसेशनल रेट पोस्ट ऑफिस ने तय की है। इनफैक्ट ब्लाइंड लिटरेचर तो 7 की जी तक फ्री ही चला जाता है, कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है। और बुक पोस्ट में भी अच्छा खासा कंसेशन रखा गया है। तो ये जो चीज़ है इसमें कंसेशनल रेट मिलता है, और जब भी आर्टिकल इस भेजे जाएंगे तो इसको मेंशन करना पड़ेगा एड्रेस के टॉप में, यहाँ पे। ठीक है। टॉप में मेंशन करना पड़ेगा कि ये बुक पोस्ट है या ब्लाइंड लिटरेचर है। ठीक है। बल्कि लेटर पैकेट जो होता है, ठीक है, लेटर पैकेट है उसमें बहुत सादा है, बल्कि है, तो उसमें भी एड्रेस साइड में मेंशन करना होता है कि इसमें बल्कि लेटर पैकेट जा रहा है। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए ये स्टार्टिंग के जितने क्लॉज है पीओ गाइड 1 के, इसमें से आप एक भी मिस नहीं कर सकते, सभी को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है हमारा 27th क्लॉज जो है मेल्स फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स। तो आर्मी के जितने जवान हैं और जब एयरफोर्स के जवान हैं, इनको जब हमें एड्रेस लिखना पड़ेगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखेंगे, देखिए सबसे पहले एक आर्मी या एयरफोर्स का नंबर होता है, ठीक है। आर्मी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जवान हैं, और एयरफोर्स के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक नंबर दिया जाता है, तो वो नंबर सबसे पहले लिखना होता है। फिर रैंक लिखना होता है, फिर नाम और यूनिट, ये चार चीज़ें लिखनी इस तरह से सीक्वेंस में लिखनी होती है। अब ऐसा नहीं कि ये नाम वाम लिख दे और डायरेक्ट वो जहाँ पे पोस्टेड है वहाँ पे पूरा एड्रेस लिख के भेज दिया, बिल्कुल नहीं। उनको एड्रेस करना पड़ेगा 56 एपीओ में या 99 एपीओ में। हमने आपको बताया 56 एपीओ दिल्ली में है, 99 एपीओ कोलकाता में है। तो इन जगह में एड्रेस करना है, ये आर्मी पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है। वहाँ पे जाने के बाद इसको फिर उनके जहाँ पे भी वो पोस्टेड है उनको उधर पर भेजा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर्मी से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स होते हैं कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अब उसमें क्या चीज़ है वो पहले पता करना ज़रूरी है, तो इसके लिए वो पहले इस यहाँ पे वेरीफाई होके फिर आगे जाता है, पोस्ट टाउन का जिक्र नहीं करना होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेल्स फॉर नेवी। अभी आर्मी एयरफोर्स की बात कर ली तो नेवी को कैसे मिस कर सकते हैं? तो जितने भी नेवी के पर्सनल है यानी जवान हैं नेवी के, उनके लिए इस सीक्वेंस में हमें एड्रेस लिखना पड़ेगा। सबसे पहले नाम, फिर रैंक, और इसके बाद तीसरे नंबर पे शिप का नाम, यानी जिस जहाज़ में वो अगर पोस्टेड है जहाज़ में तो जहाज़ का नाम उधर लिखना पड़ेगा। और उसको भी सीधे नहीं भेजेंगे, उसको एड्रेस करेंगे केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। इस पे पहले फॉरवर्ड किया जाएगा और उसके बाद फिर उनको मिलेगा जहाँ पे भी वो पोस्टेड है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये 99 एपीओ और 56 एपीओ और ये फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, ठीक है। यहाँ से ही जाता है, सवाल भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल बियरिंग इंडिफिनाइट एड्रेस। अनिश्चित पता लिखा है, ठीक है। किसी आर्टिकल में अनिश्चित पता लिखा यानी अधूरा पता है तो क्या होगा? तो देखिए, अगर अनिश्चित आधा लिख दिया आपने तो उसमें कभी डिलीवरी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। आधा दे या पिन कोड नहीं लिखा या नाम नहीं लिखा तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। अनिश्चित पता इस तरह से भी होता है जैसे फिक्टिशियस नाम, कोई नकली नाम आपने डाल दिया है या फिर किसी सरनेम नहीं डाला और कोई केयर ऑफ़ नहीं डाला, ठीक है। और ऐसा जगह पे है जहाँ पे उनको कोई नहीं जानता तो केयर ऑफ़ डालना ज़रूरी है, तो केयर ऑफ़ नहीं डाला तो इस तरह से वो अनिश्चित पता कहलाता है, इनडिफिनाइट एड्रेस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ बताई जा रही है, जब भी पोस्ट रिस्टांट जो है, पोस्ट रिस्टांट लिखेंगे किसी भी आर्टिकल में तो वहाँ पे केयर ऑफ़ पोस्ट मास्टर के नाम से जाएगा। अब अगर हम एग्जांपल बताएं कि एक डेफिनेट एड्रेस और एक आपका इनडिफिनाइट एड्रेस कैसे होता है, तो इस तरह से होगा। देखिए, अगर आपको अनिश्चित पता का बताया, अनिश्चित मतलब टू द सेक्रेटरी शिमला, इस तरह से लिख दिया, ना स्टेट का नाम ना पिन कोड कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गलत यानी अनिश्चित पता। और निश्चित पता यानी डेफिनेट एड्रेस क्या होगा? टू द चीफ ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश इलियोरिक शिमला, इस तरह से फुल आपको लिखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ सेंडर्स नेम। सेंडर का नेम को क्या हमें ऐड करने की ज़रूरत है एक आर्टिकल में? तो आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस के गाइड के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, जो नेम और एड्रेस होता है सेंडर का और पिन कोड के साथ, इसको हमें आर्टिकल के बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर में, ठीक है, लेफ़्ट कॉर्नर में बॉटम लोअर पार्ट पे लिखना होता है, ठीक है। इफ़ फ़ोटो इज सेंट इन पैकेट, अगर किसी फ़ोटो को अंदर भेजा गया, इसके अंदर कोई फ़ोटो भेजा गया है तो फ़ोटो के पीछे वाले साइड में भी सेंडर का नाम और एड्रेस लिखना होता है कि अगर नीचे से गिर गया तो पता लगे। तो ये बताया जा रहा है, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन हाँ सेंडर का नाम लिखना यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़रूरी ज़रूर है। अगर नहीं भेज पाए आगे तो सेंडर को तो कम से कम वापस चले जाए। कोई भी आर्टिकल अगर अब्रॉड से इंडिया यानी विदेश से हमारे इंडिया में भेजा जा रहा है, अमेरिका से भेजा, यूएस, है ना, तो फिर स्टेट को मेंशन करना मैंडेटरी है, स्टेट को मेंशन कर देंगे, ठीक है। आगे जो है क्लॉज वो है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के बारे में। पहले जो एक तरह का सर्टिफिकेट दिया जाता था जब भी हम आर्टिकल पोस्ट कर देते थे, पुराने ज़माने में, ये बंद कर दिया गया है, तो इसको पढ़ा के अभी फ़ायदा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखिए, री डिलीवरी, चेंज और करेक्शन ऑफ आर्टिकल। री डिलीवरी टू सेंडर, क्या सेंडर को डिलीवरी
वापस डिलीवर किया जा सकता है, और आर्टिकल का जो भी है एड्रेस वगैरह चेंज या करेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, ये पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलिए इस तरह से समझते हैं इसको, पहले आसान कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं बनाएंगे। क्या सेंडर ने एक आर्टिकल जब भेज दिया, ठीक है, अपने जो भी इनका एड्रेस ही था, क्या उस आर्टिकल को वापस बुलाया जा सकता है वापस सेंडर के पास? तो बिल्कुल बुलाया जा सकता है, ठीक है। कैसे बुलाएंगे, देखिए कुछ कंडीशन ध्यान रखनी है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर एड्रेस कुछ बदलना है, चेंज करना है, करेक्ट करना है, ठीक है, तो क्या हम वो कर सकते हैं? तो वो भी कर सकते हैं। क्या प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि वो जो आर्टिकल भेजा गया था वो एड्रेसी के हाथ में नहीं है, नहीं पहुंची, यानी डिलीवर नहीं हुई है, उसके हाथ में नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो भेजा गया है आर्टिकल, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया पोस्ट ऑफिस द्वारा, ठीक है। उसने पोस्ट ऑफिस ने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है, यानी उसको ज़ब्त वगैरह भी नहीं किया है, और दूसरे कंट्री ने भी ऐसा कुछ काम नहीं किया हो, ठीक है। और ये ध्यान रखना होगा उसको ज़ब्त नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मली एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने के बाद जो है उसकी अथॉरिटी पहले देख लीजिए। अथॉरिटी जो मिलती है वो डीजी, पीएमजी, सीपीएमजी या सुपरिटेंडेंट से ऑर्डर लिया जाता है। एप्लीकेशन लिखना होता है, एक एप्लीकेशन रिटन में लिखना होता है, इनमें से किसी को देना होता है, ठीक है। और या फिर सीधा ऑफिसर इन चार्ज जो है पोस्ट ऑफिस का, यानी पोस्ट मास्टर को दे दीजिए, फिर वो ऊपर से परमिशन लेके आप लोगों का जो है ये बीच में ही रोक लेंगे। रोक के आपको अगर वापस चाहिए वापस ले लीजिए, या एड्रेस चेंज करना है तो कर सकते हैं। बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एप्लीकेशन के साथ साथ रीज़न बताना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा कि क्यों आप लोग सील कवर के अंदर क्यों वापस चाहते हैं, क्या हो गया इसमें, क्या गड़बड़ है, ठीक है। साथ ही साथ तीसरी चीज़ जो होगी एप्लीकेशन और रीज़न के साथ, वो होगा फीस जो कि डाक टिकट के रूप में होगा, ये आप लोगों को देना होगा, ठीक है। इंश्योर्ड आर्टिकल और रजिस्टर्ड आर्टिकल अगर आपने भेजा है और आप चाहते हैं वापस आ जाए या एड्रेस चेंज हो जाए, तो जो ओरिजिनल रिसीट आपको दी गई थी उसकी कॉपी भी आपको साथ साथ में लगानी होंगी। तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले वो आर्टिकल एड्रेसी के हाथ में ना पहुंचा हो, ठीक है। दूसरी चीज़, उसको ज़ब्त ना किया गया हो। तीसरी चीज़, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया हो। फिर इसके बाद आप लोगों को देखना है एक इसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो उसमें आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन के साथ रीज़न बताना पड़ेगा, रीज़न के साथ फ़ीस भरनी पड़ेगी, और अगर वो भी इसके साथ साथ अगर इंश्योर्ड आर्टिकल है, रजिस्टर्ड आर्टिकल है, तो रिसीट भी साथ में डालना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा आर्टिकल को वापस बुलाने का अपने पास, या फिर चेंज करने का एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिलीवरी, ठीक है। आप सभी को बता दें डिलीवरी का जो चैप्टर है वो एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड के एग्ज़ाम में नहीं है, पीए में है। बट पीए के साथ साथ ये कभी कभी एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड में भी पूछ लिया जाता है, और ये टॉपिक समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं डिलीवरी का। देखिए डेफिनेशन देख लीजिए, सिंपल सी बात है, कोई भी आर्टिकल, पोस्टल आर्टिकल का डिलीवरी का मतलब होता है उसके घर पे जाके या उसके ऑफिस के में जाके एड्रेसी के हाथ में किसी चीज़ को दे देने को कहेंगे हम डिलीवरी का प्रोसेस, ठीक है। एड्रेसी को दे सकते हैं, उसके सर्वेंट यानी उसके नौकर को, या उसके एजेंट को दे सकते हैं। ये अंडर पीओ एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंडर ये डिलीवरी की डेफिनेशन है, ठीक है। अगर कभी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल की डिलीवरी हमें करनी होती है तो पोस्टमैन जाके रिसीट में साइन लेता है, और इसके बाद साइन लेने के बाद ही उसको आगे देता है, ठीक है, आर्टिकल। अब कोई भी आर्टिकल को रिफ्यूज़ करना है, ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल को अगर रिफ्यूज़ करना होता है तो कैसे करते हैं, देखिए इसमें एक एप्लीकेशन देना होगा आपको डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में। याद रखें कौन से पोस्ट ऑफिस, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में। रिटर्न में एक आप लोग को एप्लीकेशन देना होगा कि हमें ये आर्टिकल नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई भी एड्रेस ही जो है वो अगर एड्रेस में नहीं मिलता है तो वो रजिस्टर्ड आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में 7 दिनों के लिए रखा जा सकता है, कि इस उम्मीद में कि वो कस्टमर आके ले जाएगा, ठीक है। 7 दिनों तक मैक्सिमम रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है वो आर्टिकल को वापस बुकिंग पोस्ट ऑफिस में भेज देती है, और उसके बाद वहाँ से जाके वो रिटर्न टू सेंडर हो जाता है, और उसमें रिमार्क लिख दिया जाता है कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सवाल आया था, रिसेंटली आया था, ठीक है। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्लॉज है हमारा, स्पेशल प्रोसीजर फॉर फर्म्स।
कंपनी को पंजीकृत लेख पहुंचाने की विशेष प्रतिक्रिया। देखिए, कोई भी फर्म जो होती है, कंपनी जो होती है, उसमें अगर आपको रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजना है तो किस तरह से भेजेंगे। देखिए, जो डाटा होगा, जो भी डेटा होगा, वो एंटर किया जाएगा एक स्पेशल लिस्ट में। ठीक है, तो जब भी आर्टिकल को डिलीवर किया जाता है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, उसको एंटर किया जाता है एक विशेष सूची में, वो भी डुप्लीकेट में। ठीक है, और साथ में आर्टिकल एक्नॉलेजमेंट जो होता है फॉर्म, वो लगाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई इंडिविजुअल रिसीट नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंडिविजुअल के नाम पे नहीं है, कंपनी के नाम पे है। ठीक है, और जो ड्यू आर्टिकल होता है उसको लिस्ट में नहीं एंटर किया जाता है, यानी जिस आर्टिकल में अभी देय है, कुछ पैसे लेने हैं, उसको आर्टिकल में नहीं। भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार सवाल आता है। एमटीएस में थोड़ा कम, लेकिन पोस्टमैन, मेल गार्ड और पीएस में बहुत बार आता है। ठीक है, डिलीवरी टू पर्दानशीन वुमेन, पर्दानशीन महिलाओं को संबोधित पंजीकृत लेख। अब पर्दानशीन वुमेन यानी पर्दानशीन महिलाएं कौन होती है? जो घूंघट में रहती है। ठीक है, जो भी घूंघट में रहती है, जिसके थ्रू फेस नहीं दिखे, चेहरा ना दिखे, उसको हम पर्दानशीन औरतें कहेंगे। अब इनकी डिलीवरी कैसे करेंगे जब फेस ही नहीं दिख रहा? ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर वो पर्दानशीन है तो उसको, इनके जो सिग्नेचर है उसको एक अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि किसी रिस्पेक्टेबल विटनेस से करना होता है। ठीक है, तो जो भी आप लोगों का पर्दानशीन वुमेन है, उनका जो भी साइन है, ठीक है, उस साइन को अटेस्ट करवाना पड़ेगा किसी रिस्पेक्टेबल, यानी नेबर वगैरह से, जो रिस्पेक्टेबल विटनेस एक चाहिए होगा, तो वो अटेस्ट कर देगा। ठीक है, वो अटेस्ट कर देगा तो काम बन जाएगा, उसको फिर दे दिया जाएगा। तो वो आर्टिकल जो है वो उनके हाथों में नहीं दिया जाता, विटनेस के हाथों में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ये जो विटनेस होता है वो पोस्ट ऑफिस का नोन होना, पोस्टमैन का नोन होना चाहिए, तब जाके ये आर्टिकल दिया जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी ऑफ डैमेज रजिस्टर्ड आर्टिकल। ठीक है, तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल डैमेज है, उसकी डिलीवरी कैसे होगी? देखिए, कोई भी लेटर हो गया, पार्सल हो गया, अगर वो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में ही डैमेज आया है, ठीक है, टूटा फूटा आया है, मतलब ट्रेन में टूट गया या ट्रक में टूट गया, तो उसमें एक डैमेज आया है, तो इसमें जो नोटिस है पोस्ट मास्टर द्वारा दे दिया जाएगा एड्रेसी को कि तुम आओ। ठीक है, 7 दिन के अंदर आओ। इंग्लैंड अगर की बात करें और फॉरेन अगर आर्टिकल है तो 15 दिन के अंदर आओ, आके देखो कि ये आर्टिकल का क्या हाल है और क्या कंडीशन है, उसको चेक करो। ठीक है, तो क्योंकि अगर उनको टूटा ही मिला है तो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस की भी कोई गलती नहीं है, वो आगे से टूट के आया है, तो डैमेज जो हो के आया है, तो इसलिए 7 दिन दे दिया जाएगा। इंग्लैंड के केस में 15 दिन दे जाएगा। नोटिस दे देंगे, फिर वो जो आएगा एड्रेस ही आके चेक कर लेगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी ऑफ पार्सल। पार्सल की डिलीवरी कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर पार्सल 10 किलो तक का है, ठीक है, 10 किलो तक का है, 1 किलो से लेकर 10 किलो तक का है ना, मतलब कि 10 केजी के अंदर है, 1 किलो नहीं, चलो 500 ग्राम का भी आर्टिकल होता है, तो आपको बता दें उसकी डिलीवरी एक बार अटेम्प्ट की जाएगी। ठीक है, एक बार डिलीवरी की जाएगी, वो उसमें वीपी पार्सल या पोस्ट रिस्टांट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रूल है कि अगर 10 किलो तक का है तो एक बार उसकी डिलीवरी की जाएगी। नोटिस ऑफ अराइवल, तो अभी बात आती है, ये जब आर्टिकल आ गया, ये पार्सल आ गया, 10 किलो का हो, 9 किलो का हो, 8 किलो का, कैसे पता लगेगा एड्रेसी को? तो आपको बता दें, आज के टाइम पे तो बड़ा आसान है, मैसेज वगैरह आ जाना और ट्रैक कर लेना, लेकिन पहले के टाइम पे एक नोटिस ऑफ अराइवल जो है, पार्सल आ गया उसका एक नोटिस जो है इशू कर दिया जाता था। पोस्टमैन जाके उसको बताता था कि आपका आर्टिकल आ गया है, आप आके रिसीव कर लो। 10 किलो तक का है तो एक बार तो वो अटैम्प्ट करेंगे, अगर नहीं हो पाया उनसे पोस्टमैन वगैरह से, तो फिर आप लोग आके आर्टिकल रिसीव करो। ठीक है, अगर पार्सल 10 किलो के ऊपर का हो तो क्या करेंगे? तो उसकी डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस के काउंटर यानी पीओ विंडो में होगी। इसमें भी नोटिस ऑफ अराइवल दिया जाएगा कि आपका आर्टिकल आ गया है। अगर फिर आप फेल हो जाते हो कि आपको नहीं चाहिए, नहीं आया आप, तो उस आर्टिकल में अनक्लेम यानी कि लावारिस लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ उसको ट्रीट किया जाएगा। अब बात आती है हमारी डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स की। अब इंश्योर्ड आर्टिकल्स में कुछ ना कुछ कीमती होता है, तभी लोग इंश्योरेंस कराते हैं। तो आर्टिकल अगर 500 रुपये तक की वैल्यू का हो, ठीक है, इंश्योर्ड आर्टिकल जो है
500 रुपये तक की वैल्यू का हो तो नॉर्मल तरीके से उसकी डिलीवरी होगी, यानी पोस्टमैन जाके कर देगा। पर 500 के ऊपर का हो अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड 1, ठीक है, अभी का रेट नहीं है, पीओ गाइड 1 के टाइम का रेट है, जो अगर 500 के ऊपर का हुआ तो पोस्ट ऑफिस में जाके ही आपको इंश्योर्ड आर्टिकल लेना होगा। इसके लिए आपको नोटिस ऑफ अराइवल दे दिया जाएगा, ठीक है। एड्रेसी, और अगर एजेंट को लेना है तो वो इन रिटर्न में लिखना पड़ेगा एड्रेसी को कि ये मेरा एजेंट है, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो एड्रेसी या एजेंट जाके जो है आर्टिकल अगर जब भी रिसीव करनी हो इंश्योर्ड आर्टिकल तो रिसीट पे और एक्नॉलेजमेंट में साइन करना होता है, ठीक है। अगर आर्टिकल को शक यानी सस्पेक्ट किया जाता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है इस इंश्योर्ड आर्टिकल के अंदर तो उसको पोस्ट मास्टर के प्रेजेंस में, पीएम मतलब पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन मत समझिएगा, हमारे जितने भी नोट्स है उसमें हमने पोस्ट मास्टर लिखा है, ठीक है, पीएम का मतलब, तो ओपन किया जाएगा पोस्ट मास्टर के सामने। इसके बाद जो कंटेंट है यानी उसके अंदर क्या मिला उसको एंटर किया जाता है एक वस्तु सूची यानी इन्वेंट्री के अंदर, और एड्रेसी से साइन ले लिया जाता है, ठीक है। हो गया इंश्योर्ड आर्टिकल इस तरह से। अब आते हैं हम वीपी आर्टिकल, वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के। इसकी डिलीवरी कैसे होती है, तो इसमें याद रखिएगा अगर वो 100 रुपये के ऊपर का वैल्यू का आर्टिकल है, ठीक है, वीपी आर्टिकल है, तो इंटीमेशन ऑफ अराइवल जो होता है वो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी कर दिया जाता है कि तुम्हारा एक सामान आया है। फिर आर्टिकल जो है उसको आर्टिकल जो है तब डिलीवर किया जाता है जैसे ही वो अमाउंट जो है रिकवर कर लिया, पैसे ले लिया कस्टमर से, आर्टिकल दे दो, ठीक है। ये 100 रुपये के ऊपर का है। 100 रुपये के नीचे की अगर हम बात करें तो पोस्टमैन जाके डिलीवर कर सकता है, और अगर अमाउंट 25 रुपये से ऊपर का है, ठीक है, तो ये विलेज पोस्टमैन और ईडी एजेंट भी जाके कर सकता है, ठीक है, 25 रुपये से 100 रुपये के अंदर तक। तो ये हो गया, चलिए, तो ये वीपी आर्टिकल का हो गया, कंफ्यूज नहीं करना है। इंश्योर्ड आर्टिकल 500 रुपये और वीपी आर्टिकल 100 रुपये, ये लिमिट है, ठीक है। चलिए, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल इफ़ कस्टम ड्यूटी इज़ ड्यू, अगर किसी भी आर्टिकल बाहर से आया है उसमें सीमा शुल्क लगना है, उसका पेमेंट नहीं हुआ है सीमा शुल्क का, डाक कस्टम ड्यूटी का, कैसे देंगे, तो आपको बता दें अगर 50 रुपये तक का सीमा शुल्क का कोई फ़ीस वगैरह रह गया है, 50 रुपये तक का है, तो वो विंडो पोस्ट ऑफिस के काउंटर में आके आप पैसे दीजिए और आर्टिकल ले जाइए, ठीक है। अगर प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस और फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस की बात करें तो ये जो 50 रुपये की लिमिट है वो 100 रुपये बन जाती है, ठीक है। और ये जो ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, सीमा शुल्क है, उसको कैश या चेक में दे दीजिए और अपना सामान ले लीजिए, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ ओवर वैल्यू आर्टिकल एट नो डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस। देखिए कुछ पोस्ट ऑफिस हमने बताया उसमें डिलीवरी नहीं हो सकती, ठीक है, वो नो डिलीवरी पोस्ट टाउन पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, कुछ कुछ वहाँ पे अगर ओवर वैल्यू सामान आ जाए यानी कुछ महंगा सामान आ जाए तो कैसा अरेंजमेंट होंगे। देखिए कभी भी इंश्योर्ड आर्टिकल आता है या ओवर वैल्यू का वीपी या इंश्योर्ड आर्टिकल आता है तो सुपरिटेंडेंट के पास यानी एसपी के पास अथॉरिटी होती है कि वो उस नो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस बना दे, यानी उसके काउंटर में आके वो कस्टमर ले सकता है, इसकी पावर उसके पास है, एसपी के पास, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एमटीएस के सिलेबस में ये जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो एमटीएस के सिलेबस नहीं है, लेकिन आ जाता है क्योंकि ये बहुत कॉमन बेसिक चीज़ है पोस्ट ऑफिस की, और यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेंगे और आप लोग ये बोल भी नहीं पाएंगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है। पीए में तो है ही, एमटीएस पोस्टमैन में और उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ पोस्टमैन एंड डिलीवरी एजेंट, ठीक है, जो डिलीवरी एजेंट और पोस्टमैन की ड्यूटीज़ होती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डिलीवरी ऑफ एनी आर्टिकल ऑन विच एनी सम ऑफ मनी इज़ ड्यू, यानी किसी भी अमाउंट, कोई भी देय अमाउंट हो आर्टिकल किसी भी आर्टिकल में, उसकी डिलीवरी करनी इनकी जिम्मेदारी होती है, पैसे लेंगे फिर आर्टिकल देंगे, ठीक है। पोस्टेज, कस्टम ड्यूटी, रजिस्टर्ड वीपी, इंश्योर्ड लेटर और पार्सल, ये सारी चीज़ें डिलीवर करते हैं। और डेविएट फ्रॉम डिलीवरी एरिया, अपने डिलीवरी एरिया से उन लोग का जो है वैसे तो काम उनको बीट दे दी जाती है, उससे डेविएट नहीं करना होता है, ठीक है। और नॉट बाउंड टू गिव चेंज। और आगे बताया जा रहा है कि खुले पैसे देने के लिए ज़बरदस्ती पोस्टमैन के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर हमने अभी नहीं पढ़ाया, वो आगे दूसरे उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। डिलीवरी ऑफ आर्टिकल विदाउट डिलीवरी एजेंट, ठीक है। अब कोई कोई पोस्ट ऑफिस ऐसे होते हैं जिसमें डिलीवरी एजेंट नहीं होता, जैसा सिंगल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिस हो गया, तो स्मॉल केस इस ऐसे पोस्ट ऑफिसेज में जहाँ पर डिलीवरी एजेंट नहीं है, अगर उस अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को डिलीवर करना है तो पोस्ट मास्टर खुद अरेंज करना होगा, यानी खुद जाके देना होगा या कॉल करके बुला के कस्टमर को देना पड़ेगा। वहीं अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल और इंश्योर्ड आर्टिकल की बात करें,
अगर इंश्योर्ड आर्टिकल की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में जो है आके उसको वो आर्टिकल्स दे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये उनके लिए होता है जो डिलीवरी एजेंट जहाँ पे नहीं होते, जैसे कि सिंगल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रिफ्यूज़ल ऑफ डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। ठीक है, किसी बंदे के पास एक पोस्टमैन गया और उसने बोला मैं नहीं लूँगा और मैं पैसे भी नहीं दूंगा जो ड्यू है, और मैं लूँगा नहीं, तो क्या करना। देखिए एड्रेस ही रिफ्यूज़ कर सकता है। ठीक है, वो कर सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, विदाउट पेइंग ड्यू। लेकिन अगर उस वो बिना ड्यू वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो उसमें एक कवर पे रिफ्यूज़ लिख लीजिए और वापस आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड वो है ऑब्लिगेशन टू पे चार्ज, यानी कि जितने भी पेमेंट देय है या फिर जो भी ड्यू है, ठीक है, शुल्क जो भी देय है वो एड्रेसी को देने होते हैं। क्यों देने होते हैं, देखिए ये रूल्स के अकॉर्डिंग एड्रेसी को जितने भी पैसे बाकी है वो देंगे तभी डिलीवरी होगा। ठीक है, अगर कोई कंप्लेंट होता है कस्टमर को कि मेरे से एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, तो फिर वो पोस्ट मास्टर जो है डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के वहाँ पे जाके कंप्लेंट भी कर सकता है। अब रेमेडी ऑफ रिकवरी, ठीक है, देय शुल्क की वसूली के लिए क्या कर सकता है पोस्ट ऑफिस, तो आपको बता दे कोई बंदा है कह रहा है मैं तो डिलीवरी लूँगा और पैसे भी नहीं दूंगा, तो रिकवरी करने के लिए फ़ाइन लगा सकते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंडर में। ठीक है, और उसका आर्टिकल को अपने पास रख लीजिए। ठीक है, विथ होल्ड कर लीजिए, जब्त कर लीजिए, और उसके बाद जब तक पैसे नहीं दे रहा, फ़ाइन नहीं दे रहा, तब तक उसको रखे रखिए। ठीक है, OIGS के लिए नहीं है, यानी OI गवर्नमेंट ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के लिए ये नहीं है, नॉर्मल पब्लिक के आर्टिकल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल मलिशियसली सेंट अनपेड, यानी ऐसे डाकलेख जिसको दुर्भावनापूर्ण यानी चालाकी करके या उसको चालाकी करके या दुर्भावनापूर्ण रूप से अवैतनिक अनपेड भेज दिए गए हो, तो इसमें पहले चेक करना पड़ेगा कि कितना अनपे किया गया है, मतलब कितना कम पेमेंट किया गया है। हेड ऑफ़ द सर्कल उसकी जांच करता है, अगर वो सेटिस्फाई है तो वो छोड़ सकते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत पैसे के वो है तो ठीक है चलो भेज दो, आगे डिलीवर कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कुछ बड़ा ऐसा होता है कि अनपेड भेज दिया किसी आर्टिकल को, तो फिर उस पर पूरी जांच होती है। ठीक है, और ये भी हेड ऑफ़ द सर्कल का जो हमने आपको बताया था 10 रुपये तक की वो है कि 10 रुपये तक कम है तो चलो ठीक है भेज दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा करस्पॉन्डेंस फॉर डिफेंस। देखिए लास्ट क्लॉज है, ध्यान से पढ़िएगा, इतना क्वेश्चन आता है नहीं ये वाला, पर करस्पॉन्डेंस फॉर डिफेंस पर्सनल हमने एक तो आप लोग को पढ़ा दिया आर्मी नेवी और एयरफोर्स को कैसे आर्टिकल भेजा जाता है, पर यहाँ पे एक पॉइंट है कि जितने भी रक्षाकर्मी हैं उनको पत्राचार कैसे होता है। ठीक है, तो और डिलीवर इन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, आपको बता दें हम जब सिविलियन एक दूसरे को आर्टिकल भेजते हैं बहुत नॉर्मल तरीके से भेज देते हैं, हमने पोस्ट ऑफिस में भेजा, पोस्ट ऑफिस ने उनको भेज दिया। बट जब यहाँ पर डिफेंस की बात आ गई तो जैसा हमने आपको बोला था पहले 99 APO या फिर फ्लीट मेल ऑफिस जो है बॉम्बे का, वहाँ भेजा जाता है। तो इसमें क्या है, एक ऑर्डर फॉलो करना, इसको भेजा उसको भेजा, ऐसे करके पूरा ऑर्डर के थ्रू भेजा जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो सबसे पहले है, जैसा कि एक तरह से समझाने के लिए आपको बताया एग्जांपल के तौर पे, पहले आपने आर्टिकल भेज दिया 99 APO में, 99 APO में उस यूनिट के CO को भेज दिया, कमांडेंट को, फिर CO ने आपके आर्टिकल को फिर APS में भेज दिया, APS ने फिर उसका जो है APS मतलब जो भी यूनिट का जो है उसके अंदर जो इंचार्ज है उसको भेज दिया, और फिर वो आपके जो भी रिश्तेदार है उसको जाके मिला। ठीक है, तो ये होता है एक सीक्वेंस, मतलब ऑर्डरली मैनर उसको फॉलो करना होता है, या फिर जो भी CO यानी कमांडेंट ने जो भी पर्सन को डेप्यूट किया हुआ है कि तुम जाके सबको दोगे आर्टिकल, उसको दे उस तरह से पत्राचार होता है, उधर भेजा जाता है। कोई भी आर्टिकल ड्यू है, ठीक है, यानी अनपेड है, तो फिर अनपेड या फिर थोड़ा बहुत पेड है तो फिर रिटर्न टू सेंडर हो जाता है। ठीक है, पोस्टेज ड्यू ऑन इनलैंड लेटर कार्ड, ILC में कोई भी पोस्टेज ड्यू हो और उसमें फोर्सेस लेटर और ग्रीन एनवलप्स का इस्तेमाल किया गया हो तो उसको प्रीपेड कर दिया जाता है अंडर स्पेशल अरेंजमेंट, यानी एक अलग से प्रोसेस करके स्पेशल अरेंज करके उसको पे कर दिया जाता है। ठीक है, नो रिकवरी, कोई रिकवरी नहीं चाहिए होती अगर डेट स्टम्प में APO लिखा रहे तो। ठीक है, तो ये हो गया MES के लिए नहीं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PO गाइड 1 का 3rd लेक्चर है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती रहेंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाएं। ठीक है, धन्यवाद।